एवरीवन, वेलकम टू मॉनी एजुकेम। सो बच्चों, जैसे ही हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था जो हमने स्टार्ट कर रखा था विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स, आज उसका क्या है, हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था केमिकल काइनेटिक्स का और साथ साथ हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट के बारे में। ठीक है, जो रेट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो रेट होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जो तीन टाइप हैं हमारे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अगर बच्चों मैं बात करूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो सबसे मेन पॉइंट इसका आता है कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक फाइनाइट टाइम में होती है। अब आप पूछेंगे कि मैम फाइनाइट टाइम का मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ ना तो वो क्या है बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम ले रही है या फिर ना ही बहुत स्मॉल टाइम ले रही है जो हम मेजर ना कर सकें। मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर, फाइनाइट का मतलब क्या होगा, एक फिक्स टाइम है, उस टाइम के इंटरवल में क्या हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं कि ये जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन है ये फॉलो करती है लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन, What do you mean by law of mass action? Law of mass action कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, ऑफ कोर्स नहीं होती। बेसिकली कहता है ये दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द concentration ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ऑफ कोर्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। भाई रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, है ना। रिएक्टेंट तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट तो उसी पर ही क्या डिपेंड करती जा रही है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती जा रही है। तो कल ही हम लोगों ने, यानी कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें ही हम लोगों ने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी रिएक्टेंट की वो क्या होती जाती है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है वैसे वैसे डिक्रीज होती रहती है, राइट। यानी कि आपकी जो क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पर कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी क्या होती जा रही है, टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम बात करते हैं, तो ये तो बात थी कि जो हमारे जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमें बताता क्या है। ठीक है, तो पहली बात जो थी मैंने ये तो आपको बता दी कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये हमें क्या बताता है बच्चों, ये किस में होती है, ये फाइनाइट टाइम में होती है। ठीक है, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। वो करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट के केस में ग्राफ देखेंगे और आपको पता है, चलो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में होगा बच्चों, ये होगा कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगी वो प्लॉट करूंगी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट के केस में। और आपको पता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो आपका जो यहाँ पर ग्राफ मिलेगा वो कैसा कर्व मिलेगा, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। कुछ इस तरीके से ये जो है हमें यहाँ पर ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, कुछ इसको क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके,
तो ये इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मान लीजिए कि इनिशियल केस में जो टाइम है वो क्या रहा होगा, T1, ठीक है, और जो T1 जो है वो मैंने T1 से बोल दिया, और जो फाइनल रहा होगा वो टाइम वो क्या रहा होगा, T2 एट T1 पर, ठीक है। और जो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी वो लेट्स से C1, और जो फाइनल कंसंट्रेशन रही होगी वो रही होगी C2। तो यहाँ पर मैंने कह दिया ये क्या है आपका T1, ये आपका 0, और ये क्या है T2, ओके। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन रही होगी कुछ, लेट्स से दिस C1 एंड दिस वन इज C2, दिस वन इज C2, ये है। अब क्या करेंगे, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी रही, C1, तो T1 टाइम पर कंसंट्रेशन रही ये वाले, और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या रही, C1। तो यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि टाइम बढ़ने पर, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और शुरू में क्या थी, कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। हमने कोई भी अपने किसी पर्टिकुलर, मतलब मैं यहाँ पर इनिशियल केस नहीं बोल रही हूँ, एवरेज का मतलब है किसी फाइनाइट टाइम के अंदर आप लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल टू लास्ट पॉइंट तो हम बहुत बार कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन किसी फाइनाइट टाइम उन्होंने बोल दिया, किसी ने ये दिया कि भाई T1 से T2 के टाइम के, T1 से T2 टाइम रहा होगा, उसके बीच में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, तो ये क्या है, एक आपका फाइनाइट टाइम है। इस फाइनाइट टाइम के अंदर हमें चेंज इन कंसंट्रेशन हमने निकाली, और वहां से हमने क्या निकाली, इस फाइनाइट टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, ठीक है। तो ये बताता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं आप, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो यहां पर अब जब जैसे वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 बाई C1, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, डेल्टा C। यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन को C ही मान लिया है, सो डेल्टा C अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा। तो ये ऐसे आप क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है वो एक फाइनाइट टाइम में निकाली जाती है, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दे दी गई और उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब हमें बात करनी है जो मेन जो हम पढ़ना है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पढ़ना ये भी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कहता क्या है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता क्या है, ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे, है ना, कि उसी टाइम पे, यानी कि आपको एक फिक्स टाइम कह दिया। तो मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर रास्ते से जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, किसी बाइक से जा रहे हैं आप, सॉरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है, किसी बाइक से जा रहे हैं आप, बाइक की कोई स्पीड रही होगी, ठीक है, तो स्पीड रही होगी, तो मैंने कह दिया कि चलो इस पॉइंट पर बताइए कि जो रेट थी बाइक की वो क्या रही होगी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने क्या पूछा, रेट पूछा। ऐसे ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो मुझे एक बात आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैंने जब इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा तो इसमें टाइम चेंज कितना हुआ। जैसे आप पहले एक सर्टेन लिमिट थी ना T1 से T2 के बीच में जो आपने एवरेज में पढ़ी, तो मुझे इसमें बताइए क्या कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ चेंज है जो हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, और जो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा यानी कि उसको मैं ये कह सकती हूँ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो जैसे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइनाइट टाइम के लिए देखते हैं, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल टाइम के लिए होती है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल टाइम के लिए होती है। यानी कि यहाँ पर जो टाइम होगा, चेंज इन टाइम जो है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर से इसको क्या है, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ फिर से मैं रिएक्टेंट के केस में प्लॉट कर रही हूँ, और रिएक्टेंट के केस में किसके वर्सेस होगा बच्चों, कंसंट्रेशन और टाइम के बेसिस पे होगा।
ठीक है। तो आपको पता है रिएक्टेंट है तो जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैं फिर से ग्राफ प्लॉट कर रही हूं, आपको पता है कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, डिक्रीज हो रहा है। अब इसने कहा कि इस पॉइंट पर यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर भाई रिएक्शन हो रही है, आप सोने चले गए तो कहते हैं, उठा के पूछते हैं बता भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब ऑन द स्पॉट आपसे वो चीज पूछ ली गई, ऑन द स्पॉट आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, किसी सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर नहीं। तो ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी, ये इस पॉइंट पर बताइए मुझे, ये टी टाइम है, तो इस टी टाइम पर चेंज इन कंसंट्रेशन क्या रही होगी। तो ये तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी ना, हमें हमारे पास ना तो कोई फाइनल और इनिशियल टाइम है, तो जो हम उसमें से माइनस करके चेंज निकालने की कोशिश करें तो चेंज तो यहाँ पर पता ही चल गया कि आपको यहाँ पर चेंज कैसा है, इनफाइनाइट सिमली स्मॉल चेंज है। तो इस केस में आप किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो बताइए। देखिए यहाँ पर अगर चेंज थोड़ा हो रहा है, यानी कि अगर टाइम लिमिट थोड़ी है तो कंसंट्रेशन भी थोड़ी ही चेंज हुई होगी, यानी कि यहाँ पर जो चेंज है वो बहुत कम है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे कि मान लेते इसको क्या, इस यहाँ से क्या कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, मीट करा देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो नाम दिया है वो नाम क्या रहा होगा, लेट्स से दिस वन इज ए एंड दिस वन इज लेट्स ओ ए, जो भी रहेगा मेरा यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपको इतना तो पता ही है क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में क्या रहता है, डेल्टा टी रहता है। तो ग्राफ क्या रहेगा, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में रहेगा। तो लेट्स इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैंने ओ दे दिया, इसको मैंने ए दे दिया, और इस लास्ट पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या रही आपकी, ओ ए, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओ ए, और ये क्या रहा, टाइम लिमिट, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओ बी। ओ ए अपॉन में ओ बी क्या रहेगी आपकी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, हमने कहा अभी कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इस केस में जो टाइम होता है वो क्या होता है, इनफाइनिटली स्मॉल होता है, बहुत बहुत कम होता है। तो जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज आने वाला है तो वो भी क्या आता है, बहुत कम आता है। तो ये बताइए मुझे कि जो चेंज आप शो करते हैं, चेंज किससे शो करते हैं आप, डेल्टा से, लेकिन स्मॉल चेंज का आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल डी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओ ए को डेल्टा से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। मान लीजिए ओ ए को मैंने कह दिया कि चेंज जो आया है वो x है और ओ बी क्या है आपका t। तो अभी तक तो आप क्या लिखते आ रहे थे, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। अब आप इंस्टेंटेनियस केस में ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो चेंज इन टाइम है वो क्या है, बहुत बहुत कम है, और स्मॉल चेंज के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन में dt। और अब जो हम काइनेटिक्स में जितने भी चेंजेस देखते हैं वो इंस्टेंटेनियस पढ़ते हैं, एवरेज बहुत कम पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस पढ़ते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में जो चेंज टाइम क्या है, बहुत कम है। तो वहाँ पर हम डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल डी से रिप्लेस कर देंगे। गॉट इट। तो अब से अभी जैसे हमने कल रेट ऑफ रिएक्शन से हमने किसी एग्जांपल लेकर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, तो अब से हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल है N2 + H2 गिव्स NH3। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है, आपको पता है हमें क्या लिख के चलना है, इसको बैलेंस करके चलना है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था, आप इसको मेंशन कैसे कर रहे थे। अगर मैं कहूँ कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के केस में, तो आप इसको लिख रहे थे डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, रिएक्टेंट का है इसलिए आप माइनस साइन लगा रहे थे, इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री कहाँ चली गई थी, डिवाइड में माइनस साइन फॉर रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, है ना। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, ऐसे करते आ रहे थे, लेकिन अब हम जितनी भी हम रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल d से, तो ये लिखा जाएगा दैट शुड बी रिटन एज dN2 अपॉन dt इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। बाकी सभी चीजें सेम है, क्या आ जाएगा, d ऑफ H2 अपॉन में dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 d ऑफ NH3 अपॉन में dt। अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, एक इसी रिएक्शन को लिख के चलते हैं। अगर आपको कहे कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए, तो रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या है, अपीयरेंस याद कीजिए हमने किसके लिए लिखा था, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस अगर पूछता है या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछता है, क्या पूछता है आपसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछता है, बताइए क्या होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए यूज किया था, तो इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 डी ऑफ NH3 अपॉन में dt, ठीक है। आपसे पूछता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताइए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताइए या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, तो इस केस में कैसे मेंशन करेंगे आप, तो देखिए यहां पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दो का हो रहा है, ठीक है। तो आप किसी एक को मेंशन कर सकते हैं अनलेस उसने आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, ओके। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए डिसअपीयरेंस और डिकम्पोजिशन यहां से हो जाएगा आपके पास में -d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में dt, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है -1 अपॉन 3 d ऑफ H2 अपॉन में dt। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेशली वो मैं बार बार आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं बोलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बोलेगा, तो आपको इसी तरीके से लिखना है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अगर वो आपसे फाइनाइट टाइम के लिए बोल रहा है तो वो मेंशन करने की कोशिश मेंशन करेगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आई होप इतनी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या कहता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि मैम आपने रिएक्टेंट के केस में क्या बनाया है, ग्राफ बना के दिखाया है, तो प्रोडक्ट के केस में क्या हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके बना सकते हैं, क्या हम यहाँ से एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। बस हमें क्या करना है, ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो ग्राफ तो वही रहेगा हमारा, किस किस के वर्सेस, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, है ना। लेकिन यहाँ पर हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे पहले, वो क्या था, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन आपको पता है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जो ग्राफ मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब अगर वो आपको कह दे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि किसी इंस्टेंट टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको बोलता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो मान लीजिए ये इस पॉइंट को इधर मीट कराएंगे और क्या कर देंगे, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, फिर से वही आ जाएगा। यहाँ पर हम पॉइंट्स के नाम दे देंगे OA अपॉन में OB। यहाँ पर मैं O बोल देती हूँ, इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया, वही आ जाएगा, ठीक है। बस रिएक्टेंट के केस में आपको ध्यान देना है कि डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन। तो ये था बच्चों आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब छोटी सी बात कर लेते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि जो आपका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कहता है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आपका जो रिएक्शन है, तो स्टार्टिंग में भी उसके कुछ ना कुछ रेट रही होगी, मान के चलते हैं,
भाई उसकी खुद की तो कुछ रेट रही होगी। टाइम मान लिया 0 है, टाइम मान लिया 0 है, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रेट तो रहा होगा, तो उस पर जो चेंज इन कंसंट्रेशन है यानी कि रेट का कैसे इफेक्ट होगा। तो देखिए इस टाइम इक्वल टू 0 पर ही लेके चलते हैं। मान लीजिए जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, x होगी, तो हम मान के चलते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया dx बाई dt है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, dx बाई dt है। रिएक्टेंट के केस में बात कर रही हूँ तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहता है फॉर दिस टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो लिमिट होगी किसकी, टाइम की, दैट टेंड्स टू 0। जो टाइम की लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। बस इतना ही कहता है, क्योंकि इनिशियल का मतलब जहां पर टाइम तो स्टार्ट ही नहीं था, इनिशियल टाइम क्या होता है 0 लेकर चलते हैं, तो टाइम t क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 को टेंड करता है। अभी भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैम ये तो बात समझ में ही नहीं आई, फिर निकाल क्यों रहे हैं। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक रिएक्शन है A से B, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ओके, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अच्छा, उसे कह दिया कि जो कंसंट्रेशन है, उसे हमें कुछ कंसंट्रेशन दी, और जो कंसंट्रेशन रही होगी वो कंसंट्रेशन क्या रही होगी, लेट्स से उसने कह दिया 10t² प्लस 20t प्लस 5 कंसंट्रेशन रही है ये। इसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। ये कंसंट्रेशन है फॉर दिस रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, माइनस DA बाई dt, माइनस DA बाई dt। कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के केस में लेकर चल रही हूँ, DA बाई में क्या आ जाएगा बच्चों, dt आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो कंसंट्रेशन ये एक ही पुट करेंगे ना, एक ही कंसंट्रेशन दी हुई है इसने हमें, एक ही कंसंट्रेशन इतनी दे दी, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10t² प्लस 20t प्लस 5 अपॉन में dt। यानी कि मुझे क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन करना आता भी होगा, +2 में है, आई होप आप लोगों ने +1 में ट्राई किया होगा, लेकिन छोटा सा है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है। फॉर मेडिकल स्टूडेंट आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम d बाई dx, यानी कि जिसका आप क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो जो ऑपरेटर यहाँ पर है वो इसी का ही होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे y है तो आप इसके लिए नहीं निकाल सकते, सिंपली वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाएगी n x, और पावर में से एक माइनस हो जाता है n माइनस 1। या जैसे मान लीजिए आपको x² दे दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2x, और पावर में से क्या हो जाता है एक माइनस, दैट इज 2x की पावर 1, दैट इज 2x, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, 0। कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब निकालते हैं इसके लिए क्या निकालते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, dc बाई dt। तो क्या हो जाएगा 10t², तो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, t², तो क्या आएगी, पावर आगे t 2 माइनस 1। तो यहाँ से इस तरीके से आई होप क्या है, डायरेक्टली आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्या डिफरेंशिएशन निकालते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, 2 आगे आएगा 20t प्लस में 20। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, t की पावर क्या है, 1 है, तो 1 आगे आएगा, t 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा इधर, t की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 20। और मैंने कहा था किसी भी कांस्टेंट का, अनलेस इसके पास में क्या नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो dc बाई dt आपके पास में क्या आया बच्चों, 20t प्लस में 20, ठीक है। तो 20t प्लस में क्या है 20। तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल रेट निकालना है। तो इनिशियल रेट के लिए मैंने अभी बोला कि जो लिमिट है टाइम की, t टेंड्स तो क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पर मैं t की वैल्यू पुट करूंगी 0, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 20।
तो जो इनिशियल रेट मेथड के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन आते निकल के आती है, जो आंसर निकलेगा आपका, क्वेश्चन सोल्व होगा वो इस तरीके से सोल्व होगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं आज हम लोगों ने क्या सीखा। आज हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना, ठीक है, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना और बात की कि 3 टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं हमारे पास, वन ऑफ विच इज एवरेज, सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस एंड द थर्ड वन इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर हमने कहा कि एवरेज के केस में जो टाइम होता है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। जो इंस्टेंटेनियस होता है इसके केस में क्या होता है, इनफाइनाइट, सिमिली स्मॉल होता है काफी। और इसके केस में जो चेंज इन कंसंट्रेशन होती है वो फॉलो करती है, जिसमें जो लिमिट होती है टाइम की वो किसको रिप्रेजेंट करती है, t0 को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं एवरेज के केस में। हमने एक चीज देखी थी जिसके अंदर जो डेल्टा होता है या फिर मैं कहूं कि जो चेंज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। इसके अंदर जो चेंज होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो इसकी वजह से क्या फर्क आया कि यहाँ पर जो चेंज है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी डेल्टा से और यहाँ पर जो चेंज है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्मॉल डी से। तो ये आज हम लोगों ने जाना। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, और ये इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से घर पे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या करेंगे, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, साथ के साथ रेट ऑफ रिएक्शन और जो टाइप हम लोगों ने पढ़े इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज फिजिकल जो है बच्चों वो न्यूमेरिकल्स के बिना अधूरी है ना। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।